सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों हमने अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था और इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ा था कि पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की कौन कौन सी वजह हैं, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉर्मल नहीं रह पा रही है, स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी हैं जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके, और एमनियोसिंथेसिस क्या होता है। आज हमें उससे आगे पढ़ना है कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज क्या क्या होता है। तो बच्चों मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स और शुरू कर रहे हैं मिलकर के आपका अगला टॉपिक जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो कॉन्ट्रासेप्टिव्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए जिन केमिकल्स का या फिर जिन सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है, जिन एजेंट का यूज किया जाता है, उनको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोल देते हैं। अब कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं और उनमें से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स किस किस को कहा जाता है? सबसे पहले जो है वो है हमारा नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसका नेचुरल मेथड कौन सा है, किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन नेचुरली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेथड जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा नेचुरल का, या फिर क्या है कि इस मेथड को करने में कोई रिस्क नहीं होगा, तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही होता है। जो हमारा पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, 1 मंथ की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, उनमें से 14th डे के अराउंड ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो क्या है कि जो 14th डे है, एग्जैक्ट 14th नहीं बोल सकते हैं, अराउंड 14th डे ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। और ओव्यूलेशन के 48 आवर्स तक फर्टिलिटी जो है उसके चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि 14th डे पर जब एग मतलब सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया तो वो रिलीज होने के लगभग 48 आवर्स तक फीमेल की बॉडी में रहता है, वो वेट करता है स्पर्म का। तो अगर उसी टाइम पर स्पर्म आ जाता है और फ्यूजन हो जाता है तो फर्टिलिटी मतलब फीमेल जो है वो बेबी को कंसीव कर लेगी, ठीक है। अगर 14th डे या फिर उसके आसपास के डेज के टाइम पर हम क्या करें, अगर उस टाइम पर इंटरकोर्स ना करें, मतलब उन टाइम्स को क्या कर दें, अवॉइड कर दें, उन डेज को अवॉइड कर दें, तो उससे क्या होगा, एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन होगा। ये एक तरह से क्या है, नेचुरल मेथड है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सेफ पीरियड को देखकर, सेफ पीरियड या फिर रिदम मेथड, ठीक है। सेफ पीरियड या फिर क्या है, रिदम मेथड, ओके, रिदम मेथड। तो क्या है कि 14th डे जो है जहां पर ओव्यूलेशन हो रहा है उसको अवॉइड करना है। जब ओव्यूलेशन होता है फीमेल के अंदर तो उसके साइन क्या क्या होते हैं, फीमेल की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ठीक है। और क्या है कि कुछ म्यूकस मतलब थ्रेड लाइक जो है म्यूकस जो है वो रिलीज होगा वेजाइना से। तो इसके लिए क्या है कि एक टेस्ट भी किया जा सकता है, जिस टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि फीमेल जो है उसके अंदर ओव्यूलेशन हो चुका है। तो उन डेज को क्या करना चाहिए, अभी अवॉइड करना चाहिए। तो कौन सा, स्पिनबर्ग किट टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट से पता चल जाता है
कि जो ओव्यूलेशन जो है वो हो गया है, तो कितना टाइम पीरियड जो है उसको अभी इंटरकोर्स के लिए अभी रेडी नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो लगभग 10 से लेकर के 17 डेज जो है उस टाइम पीरियड में इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो क्या होते हैं, अनसेफ पीरियड होता है वो। उस टाइम पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस पूरे होते हैं, क्योंकि 14th डे जो है वो कोई फिक्स नहीं है कि 14th डे है तो उसी डे पर ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि जो मेंसेस जो होते हैं, ब्लीडिंग फेज जो होता है वो चेंज होता रहता है, तो इसलिए ये भी चेंज होता रहेगा। तो अगर इन डेज को अवॉइड किया जाए तो ये भी एक तरह से क्या है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन हो सकता है। सेकंड है विड्रेवल मेथड। क्वाइटस इंटरम विड्रेवल मेथड। विड्रेवल मेथड में क्या है, रिमूव द पेनिस बिफोर द इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन से पहले पेनिस जो है उसको रिमूव कर देना चाहिए। तो मतलब जो इजैक्यूलेशन हो वो वेजाइना के अंदर ना हो, स्वम जो है उसका कलेक्शन वहाँ पे ना हो। तो एक तरह से ये भी क्या है, एक नेचुरल मेथड ही है, पर बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये मेथड फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्री इजैक्यूलेशन होता है वो पहले हो चुका होता है, तो कुछ एक स्वम तो पहले से फीमेल की बॉडी में पहुंच चुके होते हैं। बाद में जो इजैक्यूलेशन है तो उसमें क्या है कि अगर वो वेजाइना में ना होकर के बॉडी से फीमेल जो है उससे वेजाइना में ना होकर के अगर बाहर हो गया है, तो भी कई बार चांसेस होते हैं कि प्री इजैक्यूलेशन की वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमेनोरे। तो क्या है, एमेनोरे जो है इसमें क्या होता है कि जो डिलीवरी के बाद लैक्टेशनल टाइम पीरियड चलता है तो उसके दौरान फीमेल जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होते और साथ में क्या है, एग भी रिलीज नहीं होता, ना एग बनता ना रिलीज होता है। तो उस केस में क्या है, वो तो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है। क्यों? क्योंकि जब एग बन ही नहीं रहा तो फ्यूजन किसका होगा। तो ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, क्योंकि लैक्टेशनल टाइम पीरियड जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रहे हैं तो साथ में क्या नहीं हो रहा है, एग मतलब जो सेकेंडरी oocyte है उसका फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, 0। नेक्स्ट है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड, अब बैरियर मेथड के अंदर हम कुछ एक मैकेनिकल मेथड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्डम। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्डम। अब कॉन्डम जो है वो मेल और फीमेल दोनों के केस में यूज हो सकता है। ठीक है, मेनली कैसा होता है, ट्यूबुलर और रबर शीट का बना हुआ होता है। मेल के केस में क्या है, पेनिस को पूरा कवर कर लेता है, और फीमेल के केस में क्या है, वेजाइना से लेकर सर्विक्स तक का अंदर का पूरा पार्ट जो है उसको कवर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो पाते, एक इनिबिशन आ गया, रुकावट आ गई। कई सारे क्या है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उनके प्रिवेंशन के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। इसके अलावा डायफ्राम का यूज कर सकते हैं,
वोल्ट का भी यूज कर सकते हैं या फिर सर्वाइकल कैप्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये है कुछ एक मैकेनिकल मेथड, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आसानी से इनको यूज कर लिया जाता है। तो एक तरह से क्या है, आइडियल इनको बोल सकते हैं। अगर कोई हमसे ये पूछे कि भाई आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, एक तो वो इजीली यूजेबल होने चाहिए, आसानी से यूज कर पाए, रिवर्सिबल होने चाहिए, मतलब दोबारा फिर उनका यूज कर सके, नो साइड इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट उनके नहीं होने चाहिए, तो वो क्या होंगे, आइडियल होंगे। नेक्स्ट जो है वो बैरियर हम देखते हैं, केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर, अब केमिकल बैरियर के नाम से लग रहा है कि कुछ केमिकल्स का यूज करेंगे, सम जेली या फिर ऑइंटमेंट या फिर क्रीम्स, ठीक है, यूज्ड फॉर स्पर्मिसाइड्स, मतलब स्पर्म्स को किल करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है। मेनली क्या है कि फीमेल भी इसका यूज कर सकती है और मेल भी इसका यूज कर सकते हैं। स्पर्मिसाइड्स, इट इंक्लूड एनसिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब प्रेजेंट होता है इनके अंदर, इसलिए ये क्या करते हैं, स्पर्म की किलिंग का काम करते हैं। तो स्पर्म जो है उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आगे की तरफ मूव कर ही नहीं पाते हैं। तो ये है कुछ एक केमिकल बैरियर। नेक्स्ट अब देखते हैं हम आईयूडीएस, काफी इंपोर्टेंट है ये। आईयूडीएस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस मतलब क्या है, कुछ एक ऐसी डिवाइसेस जिनका यूज जो है वो यूट्रस के अंदर किया जा रहा है। फीमेल के अंदर यूज होंगे क्योंकि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, तो मेल के अंदर ये यूज नहीं हो सकते हैं। तो फीमेल के अंदर जब ये यूज होंगे तो देखते हैं कौन कौन से टाइप के आईयूडीएस होते हैं। पहले लिखते हैं, these devices are insert in the uterus of the female। फीमेल के जो यूट्रस वाला पार्ट है उसके अंदर इनको क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। मतलब जो फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, एक लंबे टाइम तक प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं, तो उसके लिए क्या है कि ये यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से आईयूडीएस हैं। फर्स्ट है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड जो है उसमें एग्जांपल दे देते हैं हम, लिप्स लूप। नॉन मेडिकेटेड में एग्जांपल दे दिया हमने लिप्स लूप्स, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारा कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। कॉपर रिलीजिंग मतलब क्या है कि जो कॉपर को रिलीज करती हूँ वो आईयूडीएस, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। अब ये क्या करती हैं, जब इनको इंसर्ट कर लिया जाता है किसी एक्सपीरियंस नर्स से या फिर डॉक्टर इसको इंसर्ट कर देते हैं फीमेल के यूट्रस के अंदर, तो ये क्या करती हैं, कॉपर आयन को रिलीज करती हैं। और जो कॉपर आयन है वो क्या करते हैं, डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स की मोटिलिटी को ये क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। मेनली जो आईयूडीएस हैं उनका सबसे ज्यादा काम क्या होता है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस।
इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, मतलब स्पर्म सेल जो है उनको खा जाना, स्पर्म सेल जो है उनको किल कर देना, ये इनका फंक्शन होता है। तो कॉपर रिलीजिंग क्या कर रहे हैं, कॉपर रिलीजिंग जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एग तक पहुंच ही नहीं पाता है। उसके बाद जो है वो है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। अब क्या है कि कुछ एक आईयूडीएस जो है वो ऐसे भी हैं जो हार्मोन्स जो है उसको इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। अब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता तो उसकी वजह से फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से होंगे इसमें, LNG20, लिवोनोजेस्ट्रल। तो क्या है कि हार्मोन रिलीजिंग, तो ये कुछ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस है जो यूट्रस के अंदर फिट कर दी जाती हैं। ये क्या करती हैं, हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या है प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो सुटेबल नहीं होती है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, तो ये है कुछ एक आईयूडीएस जिनका यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो कौन कौन सी पिल्स हैं जिनका ओरली यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। जो सबसे आइडियल मानी जाती है वो कौन सी है, सहेली। ठीक है, सहेली, CDRI, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, वहां पर जो रिसर्च सेंटर है उसमें इस कॉन्ट्रासेप्टिव का डेवलपमेंट किया गया था, इसकी रिसर्च की गई थी। तो सहेली जो है उसको एक गुड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स माना जाता है। ठीक है, तो मेनली क्या है कि इसको कैसे दिया जाता है, 21 डेज के लिए दिया जाता है, सिर्फ जो ब्लीडिंग फेज बीच में होता है उसको अवॉइड करने के लिए। ये भी वही काम करते हैं, हार्मोन्स जो है उनको इम्बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो क्या हो जाती है, सुटेबल नहीं हो पाती है। साथ साथ में क्या होता है कि जो एग जो होता है, मतलब ओवम जो होता है वो नहीं बन पाता है, एग नहीं बन पाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो ये क्या है कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके अलावा भी हैं जैसे कि माला डी, माला एन, माला डी, माला एन, ये भी क्या है कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव हैं जिनका यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के केस में। तो जो माला डी और माला एन है ये क्या है, कंबाइंड पिल्स। क्या है, कंबाइंड पिल्स। और सहेली जो है ये कंबाइंड पिल्स हैं। सहेली जो है ये क्या है, फर्स्ट नॉन स्टीरॉयडल पिल। इसमें स्टीरॉयड प्रेजेंट नहीं होता, तो ये वीक में एक ही बार लेनी पड़ती है। ठीक है, और माला डी, माला एन जो है जैसे अभी मैंने बताया कंबाइंड फॉर्म में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। कुछ एक होती हैं मिनी पिल्स, मिनी पिल्स, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, मिनी पिल्स के अंदर सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा, और ये जो है ये क्या है डेली ली जाती हैं। ठीक है, क्या है कि डेली इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट अभी देखते हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स क्या होता है, किस तरह से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इम्प्लांट्स को। इम्प्लांट्स ये भी एक तरह से क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में ही आती है। तो इम्प्लांट्स जो है इसका यूज किया जाता है अंडर सब
क्यूटेनियस, अंडर सब क्यूटेनियस, ठीक है। कुछ इस तरह से क्या होती है, रॉड की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, रॉड की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या है कि सब क्यूटेनियस मतलब स्किन के अंदर इसको क्या इंसर्ट कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके ये भी सेम वैसे ही काम करते हैं जैसे आईयूडी काम कर रही थी। और ये भी क्या करती हैं, हार्मोन्स जो हैं उनको इम्बैलेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या है आगे फिर आगे जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। कॉन्ट्रासेप्शन का ये भी काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, अब सर्जिकल मेथड में क्या है, सर्जरी की जाती है। अब क्या है कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसको एक लंबे टाइम पीरियड के लिए चलाना हो, एक तरह से परमानेंट भी बोल सकते हैं हम इसको, तो इसमें क्या होगा, सर्जरी। मेल के अंदर अगर हम बात करें तो मेल में अगर रिमूवल ऑफ टेस्टिस, अगर टेस्टिस को ही रिमूव कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं कैस्टिरेशन, बोलते हैं कैस्टिरेशन, ठीक है। अगर मेल में जो वैस डिफरेंस है उसको कट करके और क्या करवा दिया जाए, कट कर दिया उसको और उसके बाद उसको फोल्ड करके सील कर देते हैं, फोल्ड करके लाइगेट कर देते हैं, ठीक है, फोल्ड करके लाइगेट कर देते हैं। और जो कटिंग जो होती है फोल्ड करने के बाद भी, जिस तरह ये फोल्ड कर दिया तो इनके बीच में भी गैप होना चाहिए 1 to 4 सेंटीमीटर का गैप छोड़ देते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो मेल के केस में वास डिफरेंस जो है उसको कट करके और सील कर दिया तो इसको बोलते हैं वैसिकटॉमी, क्या बोलते हैं, वैसिकटॉमी। फीमेल के केस में क्या है, अगर फिलोपियन ट्यूब जो है उसको कट करके सील कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फीमेल के केस में, ट्यूबेक्टॉमी, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। फीमेल के केस में, मेल के केस में वैसिकटॉमी, फीमेल के केस में ट्यूबेक्टॉमी। तो ये है कुछ एक सर्जिकल मेथड जिनका यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन में, बट एक तरह से ये क्या है, ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन कर देते हैं। तो एक परमानेंट है, बट यहाँ पे मैंने कहा कि कट करके सील कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कई बार कुछ ऐसा हो जाए कि सर्जरी हो गई है, ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद क्या है, ऑपरेशन जो है उसको फिर से क्या करवाना है, इसको ओपन करवाना है, तो ओपन सील कर रखा है तो ओपन कर सकते हैं, उसके बाद फिर से उसका लाइगेशन कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर ऐसे मिसहैपनिंग हो जाए तो उस केस में दोबारा से फीमेल या फिर मेल जो है वो आगे बेबी को कंसीव करवा सके, फर्टिलाइजेशन उनके अंदर हो सके। तो ये थे कुछ एक मेथड कॉन्ट्रासेप्शन के।